शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान 2025 में जो पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है किसे? तो यह जो था भूमि विद्रोह से था। ठीक है, किससे था? भूमिज विद्रोह से संबंधित था। गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यह जो था व्यक्ति, यह था भूमिज विद्रोह से संबंधित व्यक्ति था, गंगा नारायण। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम था? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा। क्या नाम था? मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन या रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा, किससे सीखा था? अरबों से। तो अरबों से। ठीक है, तो ये जो कंपास जो होता है जिससे कि दिशा का पता लगाया जाता था, पहले ज़माने में लोग को दिशा का ज्ञान नहीं था, तो ये कंपास से वो पता कर लेता था कि हमें किस दिशा में जाना है और कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कंपास रख के। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था? तो कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? मैगलेन। ठीक है, तो मैगलेन था। कौन था? मैगलेन था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का कर्नवालिस। कर्नवालिस था। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज के जो सेनापति था वह कौन था? कर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में। ठीक है, तो विश्व में सबसे जो पहली बार जो है, प्रथम बार जो है लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी वर्ग जो थे द्वितीय स्टेट में आते थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे कि नई दुनिया अमेरिका पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया। ठीक है, इसके अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। ठीक है, किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वोल्टेयर कौन था? वोल्टेयर कौन थे या था? लेखक। एक लेखक था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि रूसो समर्थक था किसका? जनता की इच्छा का। ठीक है, तो रूसो जो समर्थक किसका था? जनता की इच्छा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है? तो ये चार ऑप्शन है, जैसे चावल, जूट, मूंग, गेहूं। तो अगहनी फसल में कौन आएगा? चावल जो है अगहनी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को। ठीक है, तो जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? तो इंग्लैंड को, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? वर्साई संधि। तो वर्साई की संधि जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? हाजीपुर में। तो केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? हाजीपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावहारिक फसल है? व्यावसायिक यानी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल है? बताइए। कपास है। कौन सा है? कपास। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति जो थी तो वो पलामू क्षेत्र में, झारखंड के पलामू क्षेत्र में ही जो चेरो जनजाति पाई जाती। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी झारखंड राज्य का जो है दर्जा मिला है। और बिहार से ही अलग जो है झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है,
माइन कैंप किसकी रचना है, यानी ठीक है किसकी रचना है, हिटलर का। ठीक है, माइन कैंप किसकी रचना है, हिटलर का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो त्रिगुट समझौते में 3 देश शामिल थे, वो कौन कौन थे। इंग्लैंड थे, ठीक, अमेरिका थे, ठीक, और रूस रूस था। ठीक है, तो कौन कौन था, इंग्लैंड, अमेरिका अमेरिका और रूस थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। जनसंख्या के दृष्टि से जो है भारत का संपूर्ण विश्व में कितना स्थान है, दूसरा। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। 18 वर्ष अगर भारत में जो भी व्यक्ति का हो जाता है वह वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखें कितने वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष। अब अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। याद रखें, तो भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। इसके बाद अगला प्रश्न है देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है, निर्वाचन आयोग। तो यह किसकी है, निर्वाचन आयोग के पास रहता है। देश के अंदर जो चुनाव होता है उसको कराने का अधिकार। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ठीक है, तो याद रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक है, जिसमें अभी जो देखा गया है कि उसमें 3 जो है मुख्य निर्वाचन आयोग, जिसमें एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे उसे भी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो शपथ भी दिलाते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्य में कानून कौन बनाता है, विधानमंडल। जो विधानसभा जो विधानमंडल जो होता है वह जो है राज्य में कानून बनाता है और वही कानून जो है संपूर्ण राज्य पर लागू होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह सब प्रश्न जो है इतना इम्पोर्टेंट है जो कि सभी जगह देखने को मिलेगा। हर परीक्षा में निश्चित है एक न एक प्रश्न आपको निश्चित मिलेगा, इसलिए यह सब क्वेश्चन हाईलाइटेड प्रश्न है, इसको पढ़ें। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्यसभा है उच्च सदन, कौन सी सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा एक ऐसी सदन है जो कभी विघटित नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी वो टूटता नहीं, भंग नहीं होता है, वह फिक्स एक सदन हुआ। ठीक है, इसके बाद उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और उच्च सदन कहलाता है। और निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है। जो लोकसभा जो है 5 वर्ष के लिए गठित होता है, लेकिन बीच में भी वो कभी भंग हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो उसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों सदन के यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो वही जो है मौलिक अधिकार, हमें जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिला है उसको रक्षक यानी उसको बचा के रखने का अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग करेंगे बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 243। कितने हैं, 243। ठीक है, याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी, 243। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को, ठीक है। तो भारत में जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ना। 26 जनवरी 1950 के ही दिन जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को ही जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है कि कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, बहुसंख्यक शासन, असमानता, ठीक है। तो यही जो है आंसर असमानता जो है कि कौन कह रहा है, कौन प्रश्न कह रहा है कि कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है। तो असमानता जो है लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि ये तीनों ऑप्शन जो है आता है, कानून के समक्ष समानता, सभी को जो है अधिकार है, समान अधिकार है कानून के समक्ष, ठीक है। भारत की कोई भी नागरिक हो उसे एक नज़र से देखा जाता है कानून के समक्ष, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी भारत के जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो स्वतंत्र है, वो उस पर किसी प्रकार की दबाव नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद बहुसंख्यक शासन व्यवस्था, तो ये सब जो है पॉजिटिव है। और बाकी जो है लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, तो असमानता हमारे लिए यह सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदन से मिलकर बनती है? तो 2 सदन होते हैं जब हम, ठीक है। तो पहले हम बता चुके हैं कि हमारे वहाँ संसद जो है 2 सदन मिलकर बना हुआ है, जैसे एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अभी भी चर्चा की है इससे पहले भी कि राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्षों का था। अब ये प्रश्न इससे पहले आया था, तो अभी भी आ गया कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है, वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। अब किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में मतदान का अधिकार, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अनुच्छेद 326 में, ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो न्याय प्राधिकरण होता है, ठीक है, याद है। लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायिक प्राधिकरण, ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी तो 25 वर्ष। अगर आप जो है लोकसभा के सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का उम्र कितने होना चाहिए? 25 वर्ष। तभी आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होने, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। तो ये सभी चीज़ों को याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हम लोग चलते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव आयोजित कराई जाती है, ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक है, अब हम देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, कहता है भिखारी, ठग, शराबी, बढ़ई। तो उत्पादक जो उत्पादन करे वही ना उत्पादक कहलाता है। तो बढ़ई जो है कि सामान बनाता है तो बढ़ई उत्पादक कहलाया, ठीक है। तो बढ़ई हुआ आंसर, ठीक है। कौन उत्पादक है इसमें से 4 ऑप्शन में से? बढ़ई, याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन है तो भूमि है। क्या है? भूमि है, याद रखेंगे इसे भी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें, कह रहा है स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंधन। तो अकुशलता जो है मानवीय पूंजी नहीं है, ठीक है। अकुशलता वो शब्द भी अलग लग रहा है, तो इसे भी पकड़ सकते हैं कि आपकी अकुशलता है, ठीक है। तो ये नहीं है, मानवीय पूंजी में नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 64.55%। तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो है 64.5% जो है भारत की साक्षरता दर है, साक्षरता दर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहना, ठीक है। तो यह आंसर इसका है गरीबी का सूचक है, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे रहना तो गरीबी का सूचक है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी तथा बेरोजगारी। कहीं भी किसी भी देश का जो है यही सबसे बड़ा समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या यही हो सकता है, गरीबी और बेरोजगारी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। अब अगला प्रश्न है, शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? तो शीतकालीन जो शीत ऋतु में होता होगा वही ना शीतकालीन कहलाएगा। तो भाई कौन कौन फसल, खरीफ फसल या अगहनी फसल, जिसे खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? मक्का, खरीफ में तो यही तो धान। हाँ, धान, हाँ, मक्का भी आएगा। अच्छा, मक्का भी, हाँ, धान, मक्का, हाँ, और उसके बाद ये बाजरा, कपास, ये अच्छा, सब। चलिए, तो ये सभी आ जाता है शीतकालीन ऋतु में। जो यह सब फसल जो है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल या अगहनी कहा जाता है। अब है कि बिहार के कृषक मजदूर है, कैसा मजदूर है? बिहार के जो कृषक मजदूर है अशिक्षित है, ठीक है, कैसी है? अशिक्षित है, ठीक है। अब है अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? वस्तु, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, टेलीविज़न, मोबाइल, दूध, कार। तो इसमें से एक जो है गैर टिकाऊ वस्तु कौन है? दूध है, ठीक है, क्या है? दूध है। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, मशीन, यंत्र, कच्चा माल, सब्जी। तो यह उत्पादक वस्तु नहीं का है, ठीक है, और बाकी तो उत्पादन करेगा तो ठीक है, तो वो कहलाएगा, लेकिन सब्जी ऐसा नहीं लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है? तो श्रम जो है यानी मजदूरी, जिसे श्रम मजदूरी, वो उत्पादन करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब है अगला प्रश्न, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात। तो गुजरात है जिसकी सबसे अधिक लंबाई है, ठीक है, गुजरात का तटरेखा है, गुजरात राज्य सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है, याद रखेंगे इसे भी। अब है अगला प्रश्न, भारत की मानक मध्य रेखा का नाम माना है गया है? तो 82 डिग्री, ठीक है, पर माना गया है मानक रेखा, ठीक है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा को माना गया है 82.5 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है आपको कि इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो K2 जो है भारत में, कॉमेट भी भारत है, नंदा देवी भी भारत में है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। यह कहाँ है? नेपाल में है, याद रखेंगे। यह कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसका 88-50 है ना, ऊंचाई है ना। चलिए ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सैंडल चोटी की ऊंचाई 732 मीटर है, ठीक है। कितना है? 732 है। हाँ सैंडल, हाँ सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? 732 मीटर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी जब जाती है तो वहाँ जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लवणीय झील है? लवणीय झील सांभर झील जो राजस्थान में, ठीक है, जो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। तो लवणीय झील है जिसमें लवण पाया, नमकीन होता है, ठीक है, लवण मतलब नमकीन होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो गंगा नदी पर गांधी सेतु तो पटने के नजदीक न स्थित है जी, तो याद रखेंगे पटना के पास है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गर्म जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात जो है गर्म जलप्रपात है, ठीक है। ककोलत कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है ककोलत झरना? कहाँ है? बिहार में, ठीक है। हाँ,
इसके बाद है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी में। नहीं, मानसीराम, मेघालय में। दोनों मेघालय में। स्थान वही है, लेकिन सबसे अधिक मानसीराम में। मानसीराम में होता है। ठीक है, तो मेघालय में जो मानसीराम जगह है जहाँ पर वहाँ वर्षा सबसे अधिक होता है भारत में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीराम में होता है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। थिम्पू है भूटान की राजधानी। थिम्पू। थिम्पू है, याद रखेंगे इसे भी। श्रीलंका की आकृति कैसी है? ठीक है, तो अंडाकार है श्रीलंका की आकृति। आप जो भारत के मैप देखेंगे तो उसके नीचे में लटका हुआ ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो वही श्रीलंका है। हाँ हाँ, नीचे तो वो लटका हुआ लगता रहता है, कैसा है? अंडाकार है। ठीक है, याद रखेंगे उसे भी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी बहती है किधर से किधर, कौन दिशा पूरब से पश्चिम की दिशा। नहीं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, हाँ, सिंधु नदी बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं, मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त करता है किस चीज को दर्शाता है? सतह की दूरी को। किस चीज को? सतह की दूरी को। मानचित्र में पैमाने में हर व्यक्त करता है किस चीज को? सतह की दूरी को। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं, क्या कहलाएगा? प्राथमिक आंकड़े। क्या कहलाएगा? प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो 4 गो ऑप्शन है इसमें, केगा, वाराणसी, दिल्ली, मेरठ। तो क्या होगा आंसर? केगा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है इस 4 ऑप्शन में से? केगा। ठीक है, तो याद रखेंगे केगा में भी परमाणु। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, हिरोशिमा अवस्थित है कहाँ? जापान में। तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। ठीक है, तो हिरोशिमा में जो वहाँ बम जो छोड़ा गया था ना, परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, फिर दूसरा जो गिराया 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो असम घाटी के क्षेत्र जो है ना, जो सर्वाधिक जो है अम्लीय वर्षा से प्रभावित है, याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? अगर आप नगर में रहते हैं तो सड़क हम जो है कैसे पार करेंगे? अगर इस पार से इस पार जाना है तो जहाँ जेबरा का चिन्ह देखा जाएगा वही चीज, वो जो लाइन खींचा रहता है इसे उस पर हम पार करेंगे। ठीक है, तो बड़े शहर में अगर नगर में रहते हैं हम तो सड़क कैसे पार? जेबरा के पास का चिन्ह जो बना होता है उससे हम जो है पार करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो नारायणी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी को जो है नेपाल में नारायणी के नाम से जाने। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है? तो मजदूरी। क्या कहलाएगा? मजदूरी। श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाएगा? मजदूरी। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? तो इन 4 ऑप्शन में से पूंजी कौन है? तो किसान का हल पूंजी है। ठीक है, याद रखें। इसके अगला प्रश्न है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो भोजन, आश्रय, वस्त्र, ये सभी जो है मनुष्य का जो है मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो 1999 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो आज यह इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद अगला दिन चलेगा। ठीक है, थोड़ा स्टॉप कर दिया जाए।